तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, तो लोग, समाज के जो लोग थे, उन्होंने किस किस प्रकार से इस आंदोलन को लिया था। तो सिविल जो नाफरमानी का यानी कि सविनय अवज्ञा थी आंदोलन में शामिल विभिन्न समूह कौन से थे, उन्होंने हिस्सा क्यों लिया और उनके आदर्श क्या थे, तो उनके स्वराज के लिए मायने क्या थे। तो इसके लिए गांव में जो संपन्न किसान थे, समुदाय थे, जैसे गुजरात के पटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे, मेन रूप से, मुख्य रूप से। तो व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी आय खत्म होने लगी तो उनके लिए फिर सरकारी जो लगान चुकाना था वो जो सरल नहीं था, नामुमकिन हो चला था। सरकार जो लगान था कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न जो किसान थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर समर्थन किया। इसमें संपन्न लोग, क्योंकि अगर वो आंदोलन में लग जाते हैं तो उन पर कुछ ज़्यादा असर होने वाला नहीं था, लेकिन गरीब किसान था, वो उससे नहीं जोड़ पा रहा था, या तो वो खेती करे या वो आंदोलन में सक्रिय हो। तो इस वजह से जो संपन्न किसान थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इन आंदोलनों में इसका समर्थन किया और इसमें हिस्सा भी लिया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार जो अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए भी मजबूर किया। कि बहुत सारे ऐसे थे जो इसमें खुद से ही जुड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं जुड़ना चाहते हैं, अनिच्छुक होते हैं। तो उनको ये डिसाइड किया गया कि इनको समाज से बिल्कुल बहिष्कार कर देते हैं और मजबूर कर दिया उनके लिए। और उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी, यानी कि जो किसान है वो किसके लिए करेगा, उनके लिए तो मायने अलग है। उनका था कि जो हमारी फसल है, फसल पे जो कर लिया जा रहा है और बहुत भारी भरकम उसको लेकर था, लगान को लेकर था। तो लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो बड़ी निराशा हुई। एक तो घटा नहीं, जो लगान है वो तो घटा नहीं, और ऊपर से फिर उसको वापस ले लिया गया। तो जो किसान थे एकदम एकजुट हो गए थे और फिर उनको क्या लगा, हाथ में निराशा ही हाथ आई। तो इसके परिणाम स्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो फिर उसमें लोगों ने उस तरह से दोबारा उसमें सहयोग नहीं किया जिस तरह से पहली बार किया गया था। पहली बार बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने मना भी कर दिया कि हम इसमें हिस्सा लेंगे नहीं, क्योंकि पहले तो कुछ हुआ नहीं, अब फिर से हमारा टाइम ऐसे ही जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया। जो गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, वो उनमें बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को भी जो भाड़ा चुकाना पड़ता था उसे भी माफ़ कर दें। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया था और हिस्सा लिया। फिर उसका जो नेतृत्व था जो अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों को नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण से गरीब किसान और कांग्रेस के बीच जो संबंध थे वो अनिश्चित बने रहे, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो समाजवादी और जो कम्युनिस्ट थे उनके विरोध में जाए, और किसान चाह रहे थे कि वो जो हमारा ज़मींदार हैं और ये जो पट्टे की ज़मीन है उस पे जो भाड़ा है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह से किसान और कांग्रेस इन दोनों में दूरियां बनती गई थीं। फिर एक आता है व्यवसायी वर्ग। ये तो हमने अभी बात की थी किसान वर्ग की, किसान वर्ग किस तरह से जुड़ा था और उसकी क्या आकांक्षाएं थी। और फिर था व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी वर्ग की स्थिति, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था
और वे ताकतवर भी हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने औपनिवेशिक जो नीतियां थीं उनका विरोध करना शुरू कर दिया, विरोध किया, जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और जो रुपया स्टर्लिंग विदेशी जो विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिसके आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ इसके का क्या किया था, गठन किया था, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। तो इसका गठन किया। तो इनमें पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिड़ला जैसे जो जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन भी किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और यानी कि पैसे संबंधी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इन लोगों ने सहयोग किया और जो आयातित जो वस्तुएं थीं उनको खरीदने या बेचने से इनकार भी किया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग में और रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेगा। गोलमेज सम्मेलन की जब विफलता के बाद जब वो सफल नहीं हो पाया तो व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ने लगा। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा जो सदस्य थे में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग, फिर आता है श्रमिक वर्ग। जो उद्योगों में लगे हुए श्रमिक जो वर्ग थे उन्होंने अवज्ञा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगी थी, दूर होने लगी थी। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा ले लिया। उन्होंने जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्यस्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो मुद्दा होगा ही, तो उन्होंने इस तरह से एक मुद्दा निकाल लिया कि कम वेतन मिल रहा है, कार्यस्थितियाँ काफ़ी खराब हैं। तो इस तरह से उन्होंने वो उस चीज़ से जुड़ गए थे गांधी जी के आंदोलन से। 1930 में रेलवे के जो कर्मचारी, रेलवे के जो कामगार, और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल भी हो गई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन कारखानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा ले लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी और कांग्रेस को लगता था कि इससे जो उद्योगपति हैं अगर वो मजदूरों की मांगों को मान लेगी, और मांगे किसके खिलाफ हैं? उद्योगपतियों के। अगर वो उद्योगपतियों के अपोजिट जाती है तो उनके रिश्ते पर जो असर क्या होगा? खराब असर पड़ेगा। तो इसलिए वो मजदूर वर्ग और कांग्रेस इनमें जो बीच में आ रहे थे उद्योगपति, तो इस तरह से थोड़ा सा मनमुटाव या दूरियां बढ़ने लगी थी और उन्हें लगता था कि अगर ऐसा किया तो उद्योगपति हैं वो आंदोलन से क्या करेंगे? दूर चले जाएंगे। और पैसा कौन लगा रहा है? उद्योगपति लगा रहे हैं। तो और साम्राज्य विरोधी जो ताकतों में फूट पड़ेगी। तो फिर इस तरह से वो अलग होते गए, दूरियां बढ़ती गईं। फिर सिविल नाफरमानी आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर
जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में भी हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की घेराबंदी पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की जो महिलाएं थीं वो आंदोलनों में हिस्सा ले रही थीं। और गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। जब गांधी जी ने आह्वान किया और फिर औरतों को ये मन में भावना जगी कि हम राष्ट्र की सेवा करेंगे और ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व भी है। लेकिन जो सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब ये नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। औरतों की स्थिति वहाँ पर उस समय भी काफ़ी दयनीय स्थिति में थी। तो गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी इतना होने के बाद भी गांधी जी का मानना फिर भी यही था कि जो औरतें हैं उनको घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिका का जो निर्वाह करना औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को औरतों की जो जगह देने में वो हिचकिचा रही थी। कोई पद औरतों को कांग्रेस में नहीं मिला था। वजह यही थी कि उनका मानना था कि औरतों को घर में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, घर से बाहर नहीं। इस वजह से कांग्रेस ने किसी भी पद पर किसी महिला की उपस्थिति दर्ज नहीं की, उनको किसी भी तरह का हिस्सा उसमें नहीं लेने दिया। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी कि केवल वो आंदोलनों में भाग ले, लेकिन किसी राजनीति में नहीं, उनको दर्जा नहीं दिया गया।